उनका अंत हुआ गैस चेम्बर, क्योंकि इल्सा को बहुत शौक था उनकी स्किन के बैग्स, ग्लव्स और लैम्पशेड बनवाने का। मेल कैदी थे, उनका रेप किया जाता था कि उनको पता था कि उन्होंने लोगों को कैसा ट्रीट किया है। अपने बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लेके आते थे और ये उनका पिकनिक होता था। बेड्स नहीं दिए गए थे, वहाँ पे वुडन शेल्व्स जैसा बना हुआ था, ऊपर नीचे जैसे बच्चे सोते हैं। 450 वहाँ पे लोग रह रहे थे। वैसे और भी बहुत सारे नाजी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपने बच्चे, बीवी सबके साथ सुसाइड किया है। हाय, हमारे साथ आज मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं देविश्या, और ये रायपुर से आई हैं मुझसे मिलने के लिए। तो ये कुछ महीनों पहले घूमने के लिए गई थी यूरोप, तो वहाँ गई थी जर्मनी में इन्होंने कुछ ऐसी जगहों को देखा जहाँ पर इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं इंसानों के साथ कभी इतिहास में हुई थी उस समय पर, उस काल में, ये हूबहू आज पशुओं के साथ हम कर रहे हैं जो उस काल में हमने गुलामों के साथ किया था, इंसानी गुलामों के साथ किया था। तो जब देविशा ने मुझे ये पूरा इंसिडेंट बताया था फ़ोन पर, तो मुझे बहुत जल्दी से कनेक्ट हो गई थी बातें कि हाँ, यही तो सच है, इंसान यही तो कर रहा है, आज से नहीं, ये बहुत हज़ारों सालों से कर रहा है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं है कि हम जानवरों का शोषण कर रहे हैं, ये गुलामी से शुरू होती है सारी चीज़ें। और देविश्या गई थी उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जहाँ पर स्लेव्स या गुलामों को, यहाँ पे बंदियों को गुलाम बना के रखा जाता था। तो हम देविश्या से पूछते हैं, देविश्या, आपने जब जर्नी स्टार्ट करी, आप कहाँ कहाँ से गई, क्या क्या देखते हुए गई, थोड़ा सा उसका एक मोटा मोटी ऊपर का बताइए, आप क्या क्या देख रही थी जहाँ जहाँ जा रही थी। सबसे पहली बात जब मैं गई थी, जैसे कि हर इंसान का होता है कि घूमना है और चीज़ें देखनी है, समझनी है, लेकिन क्यों? क्योंकि हम रिलैक्स हो सके, हम मज़े कर सके। ये हर किसी का मोटिव होता है ट्रैवल करने का। मेरा भी यही मोटिव था, हर इंसान की तरह। हमारा 15 डेज़ का ट्रैवल प्लान था, फैमिली टूर था एज़ यूजुअल। तो मैंने शुरुआत की थी स्विट्ज़रलैंड से, मॉन्ट्रिक्स से। हम पहले मॉन्ट्रिक्स गए थे, हमने वहाँ पे स्टे किया 2-3 दिन। और क्योंकि हम सब ने एनसीईआरटी में या अगर हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़े हैं या स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप या वर्ल्ड वॉर 2 में जो होलोकॉस्ट हुआ था या हिटलर ने जो किया था, वो सबको पढ़ाया जाता है। भले ही वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो सबको रहती ही है, मिलती ही है उस चीज़ की। तो वैसे ही मैं और मेरा भाई, हम बहुत एक्साइटेड थे कि अरे वाह, हम बर्लिन जा रहे हैं और हमें तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप विज़िट करने मिलेगा। पर मैं ये नहीं जानती थी कि वहाँ जाके मुझे ऐसा कुछ अनुभव होगा जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मुझे अनुभव करने को कभी भी मिलेगा। तो जब मैं बर्लिन गई, पहले ही दिन हमारा टूर प्लान था कॉन्सेंट्रेशन कैंप का, जिसका नाम है सेक्शन हाउजन, जो कि बर्लिन से पास है। और उसके लिए आपको पहले मेट्रो से जाना पड़ता है, एक ट्रेन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, फिर वहाँ से आपको एक ट्रेन मिलती है जो बिल्कुल उस टाउन जाती है, सेक्शन हाउजन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। तो जब हम निकले हमारे टूर गाइड के साथ, टूर गाइड हमारा एक ग्रुप टूर था कॉन्सेंट्रेशन कैंप का। और क्योंकि जर्मन तो हम बोलते नहीं है, ना आती है, तो हम लोग का एक इंग्लिश टूर गाइड था। तो जब हम जा रहे थे, हमारे इंग्लिश टूर गाइड ने हमें इंफॉर्मेशन देते हुए ही लेकर गए। उन्होंने हमें इस चीज़ से अवगत कराया कि आज हम कॉन्सेंट्रेशन कैंप जा रहे हैं 5 घंटे के लिए, तो ये मुश्किल होने वाला है, तो आप सब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। अच्छा। तो जब हम ट्रेन से जा रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि जो ज्यूस लोग थे जिन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा गया था, क्योंकि वो एक मेल कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, वहाँ पे सिर्फ मेल कैदी थे। अच्छा। तो उन्हें भी ट्रेन से लेकर गया था, लेकिन वो ट्रेन हमारी तरह नहीं थी। जब हम ट्रेन में रहते हैं, हमें कैसा लगता है, बाहर देखना है, खड़े होकर नज़ारे एंजॉय करना है, लोगों को देखना है, पर वो ट्रेन वैसा नहीं था। वो ट्रेन पता है कैसा था, जैसा हम वीडियोस देखते हैं जानवरों की, जब वो भूखे प्यासे मरते हैं, और हम एक्टिविस्ट को देखते हैं कि वो आंसुओं में हाउस लेके जाया जाता है जी, जब वो रोते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं और वो कैसे अंदर तड़पते हैं गर्मी से, प्यास से, सबसे।
इन कैदियों को भी बिल्कुल उसी हालत में पैक्ड ट्रेन में, जहाँ ना रोशनी आ रही है, ना हवा आ रही है, ना पानी का कोई ठिकाना, उन्हें उसमें ठूस कर वो लेकर जाते थे कंसंट्रेशन कैंप की तरफ। और जैसे ही वो टाउन पहुंचते थे सैक्शनहाउज़न, वहाँ से उनको पैदल चलाकर लेकर जाया जाता था। और बहुत लोग क्या करते थे कि किसी को अगर दया आ गई उन पर तो कोई जैकेट या ग्लव्स कुछ दे देता था। अच्छा। बहुत सारे लोग, अच्छा। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, उन पर पत्थर मारते थे। अच्छा। कि जा रहे हैं ये वो, गाली देते थे। और उनके आजू बाजू कौन चलते थे, नाजी गार्ड्स गन लेके, और उनके डॉग्स, ताकि ये कैदी भाग ना पाए। और ये चीज़ हम स्लॉटर हाउस में भी देखते हैं, अगर वो कहीं भी जा रहा है पशु, तो हमेशा जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो ये चीज़ हमेशा देख के चलता है, मेक श्योर करता है कि वो अगर जानवर भागा तो हम उसको मेक श्योर करेंगे कि वो मर जाए। और मतलब ये एग्जैक्टली ये इससे मैं रिलेट कर सकती हूँ कि जब एनिमल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, तो जिन जहाज़ों में ज़्यादातर पानी के रास्ते वो आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक नाम दिया जाता है इसको, और इसको भर भर के लेके आया जाता है, तो कंटेनर्स में ये हज़ारों की संख्या में ठूसे जाते हैं। मतलब हज़ारों बोलो तो आप लाख भी होते हैं, ये लाख सवा लाख इस तरह से भी भरे जाते हैं। तो उसी में क्या होता है कई बार, क्योंकि आप कह रही हो जैसे रोशनी नहीं आती है, वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं, खाने का इंतज़ाम नहीं, तो काफ़ी सारे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, बदबू आएगी वहाँ पर, और वहाँ पर ही अपना मलमूत्र भी त्यागते हैं। तो पशु अपना मलमूत्र भी इन्हीं कंटेनर्स में त्यागते हैं। और ये यात्राएं लंबी लंबी होती हैं, 4 दिन की, 6 दिन की, 12 दिन की, डिपेंड करता है कौन से देश तक ट्रैवल करवाया जा रहा है इनको जहाज़ों के रास्ते। तो ये उन जहाज़ों में उसी मलमूत्र में इन्फेक्शन के कारण मर भी जाते हैं एक दूसरे के इसमें। और कई बार क्या होता है कि एक दूसरे की उनको सींग लग जाते हैं या इस तरह से घायल हो जाते हैं, और घायल हो जाते हैं, कट जाता है और उसके बाद उस पर काफ़ी सारी मैगट्स हो जाती हैं, मक्खियाँ अंडे दे देती हैं, मैगट्स हो जाते हैं, और इस तरह से उनके वो पार्ट्स सड़ जाते हैं। तो कई सारे तो बेचारे जहाँ उन्हें पहुँचना था वहाँ पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। तो ये जो हमने जानवरों के साथ किया है, एग्जैक्टली ये आप बता रही हो कि इंसानों के साथ भी वहाँ पे किया जा रहा था। सिर्फ उनके वो कैदी थे, उनको कैदी कह रहे थे, और उनको पत्थर भी मारते थे। और जब जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कभी स्लॉटर हाउस विज़िट नहीं किया, कभी भी मैं नहीं गई। हालांकि मैं वीगन रही हूँ, वीगन बन चुकी हूँ बहुत सालों से, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई स्लॉटर हाउस जाने की कि मैं वहाँ जाके देखूँ कि जानवरों को कैसा रखा जाता है। पर मुझे ये नहीं पता था कि कंसंट्रेशन कैंप बिल्कुल वैसा है। जैसे ही हम पहुँचे दरवाजे पर, वहाँ पे एक लाइन लिखी थी जर्मन में, वो मर्सीत वर्क फ्रेट। मेरे को लगता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, एक बार आप हम इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब होता है कि काम ही आपको आज़ादी देगा, या ऐसा ही कुछ है कि वर्क विल मेक यू फ्री। और अगर हम इसको उससे रिलेट करें, जो फार्म्ड एनिमल्स हैं, अगर हम देखें तो इंसान क्या करता है, जो गाय हैं जो फार्म्स में हैं, उनको हम यही बोलते हैं ना कि तू जी रही है क्योंकि हम तेरे को काम का तुम जो फ्रीली जो जी रही हो ना, जो हमने तुम्हें ये फ्रीडम दे दी है जीने की, वो इसीलिए ही दी है ताकि तुम वर्क कर सको, तुम दूध दे सको। और यही मानसिकता हम उधर देख रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप में। अब जैसे ही वो कंसंट्रेशन कैंप में पहुंचते हैं कैदी, उनसे उनके ठंड, एक तो वहाँ पे जर्मनी में बहुत ठंड रहती है, यूरोप में सबको पता है कि यूरोप में कितनी ठंड रहती है। तो जैसे ही वो कंसंट्रेशन कैंप पहुंचते हैं, उनके गर्म कपड़े उनसे ले लिए जाते हैं और उन्हें कॉटन के कपड़े दिए जाते हैं, और कैदियों वाले जी, और उनका जो हेड है वो शेव कर दिया जाता है। और उनके अब ये बिल्कुल जानवरों की जो जानवरों के जैसा हम बर्ताव करते हैं, बिल्कुल वैसा है। अब यहाँ पे उनके शर्ट में नंबर लिखा होता है, बिल्ला नंबर जो होता है जी। मतलब उनका अब नाम वजूद कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक नंबर है। मतलब एग्जैक्टली वैसे जैसे हमारे डेयरी फार्म्स में होता है, उनको टैग मिलता है, कान में उनके चुभा के छेद करके वो टैग लगाया जाता है कि तुम्हारा अस्तित्व तो है ही नहीं कुछ भी, तुम सिर्फ नंबर हो 206। और उन्हें टैटू भी दिया जाता है हाथ में, उनके हाथ में टैटू भी गुदवाया जाता है नंबर का। हाँ, तो एग्जैक्टली वो जो हम जानवरों में भी हमने देखा है कि डेयरी में किस तरह से वो गरम गरम नंबर्स वाले वो जो मोल्ड्स होते हैं नंबर वाले,
उससे उनका स्किन पे बराबर गरम गरम छापा जाता है बिना एनेस्थीसिया देकर, जो बहुत तेज़ जलन होती है जिससे। अब आगे चल के जैसे ही वो कैदी वहाँ पे कैद होते हैं तो मैं बात करना चाहूँगी उनके रहने की व्यवस्था की। जैसे हमारे टूर गाइड ने बताया, यहाँ पे सिर्फ 150 लोगों की रहने की व्यवस्था है, 150। तो आप सोचो कि कितने लोग रह रहे होंगे वहाँ पे। आप बता सकते हैं कोई एक आंकड़ा? मतलब एक उसके अंदर, हाँ, जेल के अंदर, हाँ, मतलब एक क्यूबिकल जो बनाया उन्होंने, हाँ, वैसा क्यूबिकल, हाँ, 150 की लिमिट थी वहाँ पर, हाँ, कि 150 रखे जा सकते हैं। हाँ, 400 रखे होंगे। 450 450 वहाँ पे लोग रह रहे थे। और आप सोचिए, जब हम कहीं पे रुकते हैं सोने के लिए, हमारी प्रेफरेंस होती है बेड कैसी है, क्या है। वहाँ पे उनको बेड्स नहीं दिए गए थे, वहाँ पे वुडन शेल्व्स जैसा बना हुआ था, ऊपर नीचे जैसे बच्चे सोते हैं, सिबलिंग्स सोते हैं, बंकर बेड्स। और वहाँ पे उनको गद्दा वद्दा नहीं दिया गया था, ना उसमें कोई पिलो था, वो लोग उसमें ही सो रहे थे। वो बंकर बेड एक नीचे था, एक बीच में था और एक सबसे टॉप में था। और पता है वहाँ पे सबसे अच्छी जगह सोने की कौन सी थी? टॉप में। क्यों? क्योंकि इतने लोग हैं वहाँ पे, भर गए हैं कि अगर आपको अपने आप को बीमारी से बचाए रखना है ताकि आप बीमारी से मर ना जाओ, उसके लिए वही रहेगा कि आप ऊपर जाकर सो। हाँ, तो ये एग्जैक्टली यही सिस्टम जो है, ये मुर्गियाँ जहाँ रखी जाती हैं, चाहे वो मुर्गी का फार्म हो, वहाँ पर भी खचाखच ठूसी जाती हैं। लिमिट होगी सिर्फ 500 की, बट वहाँ पर वो लोग 1000-1500 भर देते हैं, एक के ऊपर एक, चलने की जगह नहीं, एक दूसरे के नाखूनों से एक दूसरे को चोट लग रही है इस तरह से। तो खैर उनके नाखून भी काट दिए जाते हैं और चोंच भी काट दी जाती है ताकि आपस में एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा सकें और हम इंसान ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा उन्हें ठूस सकें। तो ये हम पहले ही बदतमीज़ी हम कर देते हैं कि हम उनके नाखून तोड़ देते हैं और ज़िंदा रहते हुए बिना एनेस्थीसिया के उनकी चोंच जला देते हैं, जब वो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ दिन के ही बच्चे होते हैं। और यही जो मुर्गियों की शॉप पे आप लोग, काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं, जब जाते होंगे तो ये व्यवहार जो है मुर्गियों को भी ठूसा जा रहा है। आप देखिए, ये इंसानों के साथ भी यही हमारी मानसिकता थी, हम इंसानों के साथ भी यही कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम। और अगर हम उनकी दिनचर्या की बात करें तो उनको इतना काम कराया जाता था जो कि वो लोग दुआ मांगते थे कि हम मर जाएं, मौत इससे ही आ अच्छा। जाए। हाँ, क्योंकि ना वो जी रहे हैं ना वो मर रहे हैं, वो बीच में फंस गए हैं। और उनको इतनी बुरी हालत में वो लकड़ी के जूते पहनकर वहाँ इतनी ठंड में काम करते थे, चाहे वो बीमार हो, कैसे भी हो। लकड़ी के जूते जी। और यही हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं, जो गाय है, जो और भी पशु है जो फार्म्स में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो बीमार है, उनको ठंड लग रही है, क्या है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, उनको बस उनका इस्तेमाल करना है, फ्री लेबर। वैसे ही उनको भी कुछ पे तो किया नहीं जा रहा था वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनसे भी मुफ्त में काम कराया जा रहा था। क्या काम करवा रहे थे उनसे वो लोग वहाँ पर? वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज जैसे थे जहाँ पे वो लोग कर रहे थे। एक तो वहाँ पे हर तरीके के कैदी थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। बस उनका ये था कि जितने भी ज्यूज हैं, यहूदी हैं, हमको उनको कंसंट्रेशन कैंप में लाना है, मेल, क्योंकि वो मेल कंसंट्रेशन कैंप था। तो इन जो नाजी एसएस गार्ड्स थे जो वहाँ पे तैनात थे, बहुत सारे तो जो अमीर उनके जो यहूदी कैदी थे, उनके सामान भी चुराते थे, मतलब किसी की कार्स, उसकी प्रॉपर्टी, बहुत कुछ। और इनको बहुत बेनिफिट होता था। तो अब जानवरों से तो कोई चीजें चुरा नहीं सकता, लेकिन उनका शरीर हम उनका शरीर नोचते हैं, उनका अंडा, उनका खून दवाइयों के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है। और काम उनको ये कराया जाता था, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, तो वो वहाँ फैक्ट्रीज में काम करते थे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, वहाँ पे सबसे अच्छे काम करने की जगह थी किचन स्टोरेज या किचन, ताकि वो लोग वहाँ से सोचो खाना आप ये सोच रहे होंगे ना कि खाना चुरा कर खा ले सकते हैं। नहीं, वो लोग वहाँ से आलू का छिलका यानी जो कचरा होता है उसको चुरा कर खाते थे, और वो भी पकड़ा गए तो वो बहुत बुरी मौत मरेंगे। और सबसे बेकार जगह थी वहाँ पे काम करने की ब्रिक फैक्ट्री,
जो कि हिटलर ने चालू की थी, क्योंकि हिटलर वर्ल्ड वॉर करना चाहते थे, सबको पता है। वो सब जगह पर अपना चाहते थे कि नाजी पार्टी जो है हर पूरी दुनिया में उसका परचम हो, वो छा जाए। हाँ। तो किसी ने शायद धमकी दी थी कि बर्लिन को भी तबाह किया जाएगा, या ये था कि बर्लिन भी तबाह हो सकता है। तो हिटलर ने वो फैक्ट्री चालू, ब्रिक फैक्ट्री चालू की थी। अगर यार बर्लिन में कुछ भी होता है तो हम बर्लिन वापस बना लेंगे, हम उसको रिबिल्ड कर लेंगे। तो ये था उनका वो। और वैसे ही हमको तो पशु मुफ्त में मिल गए हैं। जैसे जब लोग केदारनाथ पे जाते हैं यात्रा करने के लिए, उनसे कैसे उनको कितनी बुरी हालत पर कैसे लोग बैठ जाते हैं और उनको पूरा निचोड़ लिया जाता है। प्रेग्नेंट मैंने देखे हैं कि प्रेग्नेंट जो पोनीज होते हैं, जो खच्चर और ये टट्टू होते हैं, प्रेग्नेंट के ऊपर भी मैंने देखा है कि सवारी करी जा रही है। वो तो अब जो लॉ आया है उसकी वजह से दिन में आप उनसे 2 बारी, बस एक बार आना एक बार जाना, और शायद इस तरह से कुछ लॉ निकला है कि एक 2 चक्कर 3 चक्कर से ज़्यादा आप नहीं लगवा सकते। बट कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जो इतने डिस्टर्बिंग होते हैं, जहाँ पर कि वो उसका पैर टूटा होता है, उसके बाद भी उस पर लोग सामान लाद के बैठे होते हैं। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती कि उनसे क्या काम कराया जाता था, उनकी क्या व्यवस्था थी। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में सिर्फ एक चीज़ नोटिस नहीं कर रहे हैं कि हम स्लॉटर हाउस जो उनके साथ गैस चेम्बर में हुआ था वो देखने को मिल रहा है, या उनकी रहने की व्यवस्था फार्म में जैसे रखा जाता है वो देखने को मिल रहा है। वो एक हब था कि हम जो भी क्रूरता होती है जानवरों के ऊपर वो वहाँ पे हो चुकी है। जैसे कि हम एनिमल एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको वहाँ का बताती हूँ कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था, के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट हो रही थी। तो वहाँ पे एक शू ट्रैक था, वहाँ पे शू ट्रैक था जहाँ पे जूते, जहाँ पे जो कैदी हैं उनको अजीब से जूते जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं या टेस्टिंग के लिए कि उनकी क्वालिटी कैसी है ताकि वो उसको जर्मन सोल्जर्स को प्रोवाइड किया जाए, वो उनको पहनाया जाता था। और उस जगह पर 5 घंटे लगातार या उससे भी ज़्यादा उनको चलाया जाता था कुछ, और बहुत सारे कैदी तो दम तोड़ देते थे उसमें। तो क्या आप जो लकड़ी का जूता बता रही थी वो ऐसा ही कुछ यही था, वो लकड़ी का जूता? नहीं, वो अलग था। ये जूता ये अपने जर्मन सोल्जर्स के लिए टेस्ट करा रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं कि पशुओं पर हिंसा हुई जा रही है, होते हैं ये सब, कॉस्मेटिक्स के लिए और भी चीज़ों के लिए, दवाइयों के लिए, वैक्सीनेशंस के लिए। और ये तो मैंने पढ़ा है, हम अगर सर्च करें हम पढ़ सकते हैं कि बाकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में तो बाकायदा डॉक्टर्स जो वहाँ पे कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे बिना एनेस्थीसिया दिए, क्योंकि उनके लिए उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और यही हम जानवरों के साथ भी देखते हैं, जो मेडिकल या कॉस्मेटिक जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको ह्यूमन यूज़ के लिए, कंजप्शन के लिए। तो आप इसके आगे मतलब, और आप जैसे कह रही हैं मैं स्लॉटर हाउस के साथ पूरा, जैसे हम कहते हैं स्लॉटर हाउस में भी लेवल्स हैं। हाँ, सबसे पहले इस लेवल पे क्या किया जाएगा कि माँओं को बांध दिया जाएगा, ज़बरदस्ती इतनी सी जगहों पे रखा जाएगा, बच्चा पैदा करवाया जाएगा। फिर इस वाले स्टेज पे ये मतलब इंडिया में तो नहीं देखा जाता, बट ये जहाँ बाहर देशों में बहुत ज़्यादा मांस खाया जाता है वहाँ पर यही सिस्टम हम देख रहे हैं। फिर सेकेंड वाले लेवल पर क्या हो रहा होता है कि बच्चों को कैस्ट्रेट करते हैं, मतलब कि वो छोटे छोटे से होते हैं, बिना एनेस्थीसिया के उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं ताकि वो किसी भी तरह से कभी भी कामुक ना हो और अंदर अफरा तफरी ना मचे। और ये लोग नेचुरल सेक्स तो उन्हें करने देते नहीं हैं पशुओं को अंदर, ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं फीमेल्स के अंदर, इतने बड़े बड़े रॉड्स डाल के, इंजेक्शंस डाल के। और उसके ऊपर वाले आप लेवल पर जाते हो, वहाँ कुछ हो रहा होता है कि इनको ज़बरदस्ती ठुसाया जाता है खाना, उन्हें नहीं खाना है खाना, लेकिन इनका वज़न बढ़ाने के लिए ठुसाओ। तो ये अगले लेवल पे और ऊपर वाले लेवल पर आप जाओगे तो वहाँ उन्हें चैम्बर में डाला जाएगा, उन्हें घुटाया जाएगा दम, क्योंकि अब इतनी गोलियाँ कौन लाएगा, एक के भेजे पे गोली मारो और एक को मारो। ये पिग्स का जनरली इस तरह से हो रहा है स्लॉटर। तो ये, और उसके ऊपर फिर आप जाएंगे तो वहाँ पर अब ये जब बेचारे तड़प के अनकॉन्शियस हो चुके हैं, ये मरे भी नहीं होंगे इसमें से बहुत सारे, या अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो चुके हैं, अभी ऊपर जाएंगे फिर इनकी गर्दन कटेगी। तो और उसके मतलब ये जितना घिनौना सोच सकते हैं, इससे भी मतलब हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं।
और जब अगर कोई ये देख ही ले तो मेरे को लगता है हम जीते जी हम ऐसे नहीं रह पाएंगे जैसे आज हम इतना रिलिश कर रहे हैं अपने नॉन वेजिटेरियन फूड को। तो आप ये लेवल्स पे जब जा रही थी, आगे देखती जा रही थी, तो आपने उसके बाद आप ये तो आपने मेल का देखा कंसंट्रेशन कैंप जो था, आप फीमेल्स का किस तरफ था, कैसा था उसका? क्योंकि जैसे आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात की, तो ये तो रेप होता है, पहली बात ये सेक्सुअल अब्यूज़ है। राइट। तो क्योंकि मैं जो कंसंट्रेशन कैंप गई थी, मेरे को वहाँ पे पता चला कि वो जो मेल नाजी गार्ड्स थे वहाँ पे, क्योंकि कंसंट्रेशन कैंप में ऐसा होता था क्योंकि हिटलर नहीं चाहते, जैसे हम सबको पता है हिटलर का ये मानसिकता था कि मुझे प्योर आर्यन ब्लड रेस चाहिए। राइट। तो हिटलर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि और ज्यूस पैदा हो या कि जर्मन लोग जो हैं वो जाके ज्यूइश लोग से जाके जी उनके बच्चे हो जाए आपस में। तो वो उन्होंने ये ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि मेल कैदी उनका मेल जेलर होगा और फीमेल कैदी की फीमेल जेलर होगी, और दोनों को अलग अलग करके रखा जाएगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि जो मेल कैदी थे उनका रेप किया जाता था। जो वहाँ पे नाजी एसएस गार्ड्स थे वो उनका रेप करते थे। और ये चीज़ हम बहुत कॉमनली पाते हैं कि जो पशु हैं उनका रोड पे या इवन जो फैक्ट्री फार्म्स पे स्लॉटर हाउसेस में रेप होता है। कई सारे वीडियोस हमने देखे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महिला जो फीमेल जानवर उसका रेप होगा, मेल का भी हो रहा है, जो एग्जैक्टली सेम आप बता रही हैं यहाँ पर हो रहा था। हाँ। और अगर हम फीमेल कैदियों की बात करें तो मैं तो वहाँ पर गई नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत फेमस जो सबसे खतरनाक वो था कंसंट्रेशन कैंप था वर्सो में, जिसको आउशविट्स बोलते हैं। वहाँ पे सीधा ट्रेन जाती थी, अगर कोई जाएगा या इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, उनके कंसंट्रेशन कैंप के अंदर ही रेलवे ट्रैक बना है, वो वहाँ से सीधा उनको लेके जाते थे। और जो फीमेल्स थी उनके साथ भी यही सब होता था जो मेल्स के साथ हो रहा है। और फीमेल्स एसएस गार्ड्स फीमेल कैदियों का रेप करती थी। जैसे एक थी फीमेल एसएस गार्ड की वाइफ, जो मैं कंसंट्रेशन कैंप विजिट की हूँ वहाँ पे, वो एक बहुत ही टॉप लेवल के शायद एसएस गार्ड थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, उनकी वाइफ का नाम याद रहेगा क्योंकि जो वो करती थी उनको वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थी। तो इसलिए उनका नाम मेरे दिमाग में छप गया क्योंकि मुझे हूबहू कुछ देखने को मिला। उनका नाम था इल्सा कॉक। तो इल्सा कॉक एक नाजी एसएस गार्ड की वाइफ थी और वो बहुत ही क्रूअल थी, लोगों को जो कैदी थे मेल कैदी उनको विप करती थी, मारती थी, बहुत कुछ करती थी। लेकिन इल्सा का जो सबसे फेवरेट काम था वो ये था कि जो जूइश कैदी वहाँ पे जिनके हाथ में या शरीर पे टैटू होता था, अगर वो इल्सा की नज़र में आ गया तो फिर उसकी खैर नहीं, क्योंकि इल्सा मेक श्योर करती थी कि वो कैदी जिसके हाथ में टैटू है उसको गैस चेम्बर में भेजा ही जाए और उसको मारा ही जाए, क्योंकि इल्सा को बहुत शौक था उनके स्किन के बैग्स, ग्लव्स और लैम्पशेड बनवाने का। इल्सा को वो बहुत सुंदर लगते थे, जैसे कि हम देखते हैं जानवरों की स्किन्स के साथ किया जाता है। सेम बिल्कुल सेम, बिल्कुल। मतलब जैसे हम देखते हैं कि किसी की भी सुंदर स्किन है या सुंदर नहीं, मतलब गाय की स्किन ले लो, भैंस की स्किन, सुअर की स्किन, कुत्ते की स्किन, डोंकीज की स्किन जो चाइना जाती है, एक्सपोर्ट होती है। मतलब हम देख रहे हैं कि हमने सुंदर से हर एक जानवर की स्किन को एग्जैक्टली आप जो कह रही हो वही मानसिकता है कि हम पागल हो गए हैं। ऐसा है, हम पागल हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अपना पावर दिखाने का, ये अपना डोमिनेंस दिखाने का एक तरीका ही है कि तेरी खाल उधड़वा दूंगी और फिर इसके जूते बनवा लूँगी। तो मुझे लगता है ये मुहावरा भी वहीं से आया होगा, इन क्रूर लोगों से ही आया होगा ये एक मुहावरा भी। और बिल्कुल और जो उनकी जैसे कि आज जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे एग्जॉटिक स्किन का, एनिमल स्किन का शौक है या बैग चाहिए, इल्सा को भी वही शौक था। राइट। जैसे कि इनको जैसे कोई क्रोकोडाइल बैग यूज कर रहा है तो उसका एक पैटर्न है ना शरीर पे जो उसको आकर्षित कर रहा है, वैसे
उस कैदी के भी शरीर पे एक पैटर्न का टैटू था, एक पैटर्न बना हुआ है जो इल्सा को आकर्षक कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इल्सा ने गलत किया, तो फिर आपको अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, आप जो ये एग्जॉटिक बैग्स लेके घूम रहे हैं, कहीं आप भी तो इल्सा नहीं बन गए हैं, कहीं इल्सा आप ही तो नहीं है। भले शक्ल तो नहीं मिल रही, लेकिन आई थिंक इल्सा फिर सब में है। हाँ, इल्सा हम सब के अंदर है, जो कि इस तरह के शौक पालते हैं कि किसी और की खाल को हम अपने ऊपर सजा लेंगे। ये एक तरह से मैं बोलती हूँ, मेरे लिए तो ये साफ तौर पे एक मानसिक रोग ही है ये। और अगर इल्सा की ही बात करें तो इल्सा का सिर्फ ये शौक नहीं था। इल्सा और उनके पति अपने बच्चों को कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लेके आते थे और ये उनका पिकनिक होता था, वहाँ बैठकर वो पिकनिक करते थे। जैसे हम देखते हैं आज भी बहुत लोग जाते होंगे, आजकल तो बहुत फार्म्स चल रहे हैं ना जो ऑर्गेनिक मीट्स बेचते हैं, जिसको अहिंसा मीट बोला जाता है, भी होती हैं अहिंसा डेयरी। तो बहुत लोग तो होते हैं जो अपने बच्चों को, क्योंकि वो खुली जगहें होती हैं, जैसे हम वेस्ट में देखते हैं कंट्री साइड्स, ये सब बहुत खुला है, साफ वातावरण है, अपने बच्चों को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और उनके साथ बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम? इल्सा और उनके हस्बैंड के लिए भी वो उतना ही नॉर्मल था जो इनको लग रहा है। तो जो हमारा नॉर्मल का डेफिनेशन है नॉर्म का, कहीं वो बहुत ज़्यादा विकृत तो नहीं है, फ्लॉड तो नहीं है, 100% फ्लॉड है। जब दिमाग में इतनी ज़्यादा विकृति होगी तो हमारे आसपास तो सब वही दिखेंगी, सारी विकृत चीज़ें, और घटनाएं भी हम वैसे ही अपने जीवन में खुद करके ले लेंगे। तो आपने इल्सा के बारे में बताया कि इल्सा किस टाइप की औरत थी, और इल्सा के आपने एक बच्चे के बारे में भी मुझे बताया था, उसके बारे में भी बताओ ज़रा। तो जब हम जानते हैं कि जब जो कंसंट्रेशन कैंप था वो 1940 से 1940 से सदी 1940 से 1945 तक था। तो हमको पता ही है अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर नहीं, अलग अलग वो किया था कि हम कैदियों को कंसंट्रेशन कैंप से छुड़वाएंगे। तो जब कंसंट्रेशन कैंप से कैदी छूटे, जो बच गए, जो बचे और बहुत बुरी हालत पे मिले थे वो, उनमें तो चलने फिरने की हालत भी नहीं थी, नॉर्मल फूड भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि बहुत सारे जो नाजी ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने तो मतलब सुसाइड किया था कि उनको पता था कि उन्होंने लोगों को कैसा ट्रीट किया है, तो उनके साथ क्या होने वाला है। हिटलर का तो सभी जानते कि हिटलर ने क्या किया था। वैसे और भी बहुत सारे नाजी ऑफिशियल्स थे जिन्होंने अपने बच्चे, बीवी, सबके साथ सुसाइड किया है। लेकिन क्या हुआ था कि इल्सा पकड़ी गई थी और इल्सा के ऊपर ट्रायल्स चल रहे थे। लेकिन इल्सा को जब कैद में रखा गया था, इल्सा ना एक बहुत ही सेक्सुअल डिविएंट थी, ये उसको बोला एक टर्म था इल्सा के लिए, मुझे वो याद नहीं है अभी, उसके लिए सेक्सुअल डिविएंट को क्या बोलेंगे हम, मतलब थोड़ा उसको स्पष्ट रूप से बोलना हो अगर। सेक्सुअल डिविएंट यानी सेडिस्टिक माइंडसेट, जिसको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल, मतलब अलग अलग लोगों के साथ उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है और उससे शायद सेडिस्टिक या जो दूसरों को तकलीफ दे वैसे सेक्स करने में भी उसको वो मिल रहा है, ऐसा यानी यौन शोषण एक तरीके से शोषण है। जब इल्सा कैद में थी तो इल्सा के जब ऊपर डेथ ट्रायल्स चल रहे थे, तो जब उसको डेथ पेनाल्टी दी गई, पता चला कि इल्सा प्रेग्नेंट है और इल्सा प्रेग्नेंट हुई अपने वहाँ पे किसी जो जेलर है उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होके। तो ऐसे इल्सा जब प्रेग्नेंट हुई तो अब तो उसको नहीं मार सकते एक प्रेग्नेंट औरत को, तो उसको कैद में रखा गया और इल्सा ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि एक लड़का था। तो इल्सा ने जन्म देने के बाद शायद कुछ समय बाद ही सुसाइड किया था या उसको डेथ ट्रायल, मतलब उसको मार दिया गया था। लेकिन उसका बेटा जो था 17 साल का, उसने 17 साल की उम्र में सुसाइड किया था, क्योंकि उसको शायद लोगों से या बाकी चीज़ों से या उसको खुद भी पता चला होगा कि उसकी माँ कैसी थी। तो उस लड़के ने, उस बच्चे ने 17 साल ये सहा है जो उसकी माँ ने किया है, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था उस चीज़ से, उसको पता भी नहीं था ये क्या हो रहा है। और
उसने तो वो चीज़ देखी भी नहीं थी, लेकिन उसने 17 साल वो अपने दिमाग में उस चीज़ को उसने जिया है। और उसके बाद इवेंचुअली उसने सुसाइड कर लिया। तो अच्छा देवेशा, ये भी बताओ कि जो कैदी थे वहाँ पर इवेंचुअली उनके साथ किया क्या? काम तो करवाते ही थे उन्हें और इस तरह से टॉर्चर करते ही थे। उनको मेडिकल अटेंशन भी कभी नहीं दिया गया। इवेंचुअली उनके साथ क्या हुआ? तो जैसे हम सब ने पढ़ा है, उनका अंत हुआ गैस चेम्बर में। सबको गैस चेम्बर में ले जाया गया और उन्हें वहीं पर मारा गया। तो ये क्यों किया गया? अगर हम इस पे बातचीत करें तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि गोलियों से मारना इतने सारे लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा था। तो सबसे आसान तरीका था कि डालो सबको, गैस रिलीज कर दो एक चेम्बर में जो कि क्लोज्ड हो, जहाँ से गैस लीक ना हो, और मार डालो। और अगर हम इसकी बात करते हैं अब, तो हम देखते हैं कि जो स्लॉटर हाउसेस में काम करते हैं वो लोग भी मारते हैं जानवरों को। पिग्स, अगर हम पिग स्पेसिफिकली की बात करें तो उन्हें बिल्कुल गैस चेम्बर में रख के ही मारा जाता है, जैसे वहाँ पे कैदियों को रख के मारा जाए। लेकिन अगर हम जो वर्कर्स की ही बात करें तो यहाँ पे हम पैरेलल हम देख सकते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो जो एसएस गार्ड्स थे जो उस एरिया में काम कर रहे थे गैस चेम्बर वाले, और जो स्लॉटर हाउस में जो लोग होते हैं जो जानवरों को स्लॉटर करते हैं, जो उनको मारते हैं, उनके बीच में हम एक चीज़ है देख सकते हैं। पता है आपको, बहुत सारे जो एसएस गार्ड्स थे जो वहाँ पे लोगों को मारने का काम करते थे गैस चेम्बर्स में, बहुत तो सारे सुसाइडल हो गए थे। वो वहाँ पर काम करना चाहते नहीं थे, वो मानसिक रोगी बन गए थे। और इसको यही पैटर्न हम स्लॉटर हाउस वर्कर्स के साथ भी देखते हैं। तो जैसे हमको पता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक चीज़ होती है जहाँ पे अगर किसी को स्ट्रेस हो गया है, ट्रॉमा अगर वो किसी हादसे से गुजरता है उसके बाद उसको एक स्ट्रेस होता है। लेकिन हम इसको पता है क्या कहते हैं, जो ये स्लॉटर हाउस वर्कर्स और जो नाजी गार्ड्स थे जो फेस कर रहे थे, इसको बोलते हैं पिट्स, परपट्रेटर इंड्यूस्ड ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। क्योंकि ये मतलब ये मैंने किया है और मुझे इस बात का बहुत एक सदमा बैठ गया है कि ये मेरे द्वारा हो गया है, ये मुझसे मेरे को करवाया गया है या मैंने ये किया है। तो ये भी एक मानसिक रोग है। ये एक उस चीज़ की कीमत है जो हिंसा, जो एक परपट्रेटर इंड्यूस करता है, मतलब जो हत्यारा होता है वो किसी को मारता है, तो ये उसका कीमत है जो वो स्ट्रेस से गुजरता है, जो कि वो जो आइडियोलॉजिकली वो नहीं करना चाहता था, पर उसको ये कर रहा है वो। तो ये स्ट्रेस उसका कारण है। आई एम श्योर ये एक्चुअली हम अभी देखते हैं सारे स्लॉटर हाउसेस के भी जो वर्कर्स हैं, जो बड़े से लेके छोटे जानवर सब काटते हैं, आप बात करो उनसे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शायद अपनी सही मानसिक हालत में नहीं होते हैं वो भी, और कहीं ना कहीं एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे वो जानते ही नहीं है कि ये सही है कि गलत है। ये एक लंबे समय तक जब चलता रहेगा, जो दिमाग होता है इंसान का वो एक इतने लंबे समय तक उस स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, अपने लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करता है और कहता है ठीक है अब मैं इसकी आदत ही डाल लेता हूँ। तो मतलब हमारे कारण जो लोग डिमांड कर रहे हैं दूध की या फिर चिकन की या फिर मीट की, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली और दूसरे इंसानों को ही, हमारी ही प्रजाति के और इंसानों को पिट्स जैसी तकलीफ़ से हम उन्हें गुजरने पे मजबूर कर रहे हैं। जो उन्होंने बताया पिट्स का जो डेफिनेशन है, परपट्रेटर इंड्यूस्ड स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, तो हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो ये ना ही इंसान हो के भी हमारे इसमें आता है कि हमें करना चाहिए, और हमसे जो छोटा और कमज़ोर है बेचारा निष्पाप जो है पशु, उसके साथ तो हो ही रहा है, उसके साथ भी हमें सोचना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए ये काम। ना इंसानों के लिए अच्छा हो रहा है ना जानवरों के लिए अच्छा हो रहा है। तो जब पिट्स की भी हमने बात करी अभी रिसेंटली, इसके जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक वी स्पोक अबाउट पिट्स, तो हमें देखना है कि
हम किन लोगों को पकड़ के ला रहे हैं और इस तरह के धंधों में या बिजनेसेस में हम उन्हें डाल रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, जो ऐसे नाजी गार्ड्स थे उनका क्या बैकग्राउंड था, और उसके बाद मतलब बैकग्राउंड क्या था उनका बेसिकली, और वो कैसे वो बैकग्राउंड उनको गार्ड बनने में मदद कर रहा था। जैसे कि हम जानते हैं जो स्लॉटर हाउसेस में भी जो लोग हैं काम करते हैं, हम देख सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड और जो एसएस गार्ड्स जो कंसंट्रेशन कैंप में काम कर रहे थे उनका बैकग्राउंड बिल्कुल एक जैसा है। ये दोनों ही एकदम पिछड़े इलाकों से आते थे, गरीब जगहों से आते हैं स्लॉटर हाउस वाले, ये भी गरीब जगह से आते थे। इनके पास भी शिक्षा नहीं थी, नहीं है, उनके पास भी शिक्षा नहीं थी ज़्यादा, और इन्हें भी पैसे की किल्लत थी। वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है गांव में और जहाँ भी ये रहते हैं, और इन्हें भी पैसों की किल्लत थी, ना वहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट था। तो दोनों को अगर हम देखें तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो उनको मिली, और जिसके लिए उन्होंने वो राज़ी हो गए और उन्होंने ये किया क्योंकि उनके पास और कुछ करने को था नहीं। तो जब हम हिंसा का चुनाव करते हैं, जब हम खुद भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, अंडा खरीद रहे हैं, मांस खरीद रहे हैं, या कोई भी पदार्थ खरीद रहे हैं जो एनिमल एक्सपेरिमेंट करता है, ये वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, कुछ भी करता है, तो हम उस एक रोजगार बना रहे हैं किसी इंसान को पूरे टाइम रेप करने का और हत्या करने का। कोई भी इंसान जब बड़ा होता है, जब वो छोटा सा बच्चा होता है या बच्ची होती है, वो नहीं बोलता है कि मैं बड़ा होके कत्ल खाने में काम करूंगा और जानवरों का कत्ल करूंगा पूरे टाइम, या मैं आर्टिफिशियली सबको रेप करूंगा और ये रेप करूंगा सबका जानवरों का जाके। तो ये इतने खूबसूरती से मतलब इंसान ब्रेन वॉश किया जाता है सिस्टम के द्वारा कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो हम जब देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि आप कह रही हो अचानक से बंद कर दो डेयरी और अंडा मीट मांस बंद कर दो, इससे एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, राइट? बट हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सिर्फ पैसे का फ्लो। आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते इसको। आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेचारा गरीब है। और हम कहते हैं इस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण जॉब्स तो है नहीं हमारे पास। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है, मतलब लगभग हमारी 50% जनता, हमारा आधा देश जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जो फ्री का राशन खा रहा है। हम आधी जनता अनएम्प्लॉयड के साथ हम बैठे हुए हैं। तो अब आप समझ सकती हैं इस बात को देवेशा कि कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है इस तरह से एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट होने वाला सारा धंधा जो बिजनेसेस हैं। और इस करके ही हम देख रहे थे जब हमने प्रोटेस्ट भी किया था कि कैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने ये सब भी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जो फंड्स आते हैं उन लोगों को उन्होंने 3000 करोड़ से बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्हें पता है इन लोगों को रोज़गार देना है। तो अब इन लोगों को रोज़गार कैसे देना है? किसी का गला कटवा के, किसी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बलात्कार करवा के, ये करवा के करना चाह रहे हैं। तो मेरे दोस्तों से यही क्वेश्चन है, आप सबसे यही मेरा सवाल है कि आप क्या सच में भेद कर सकते हैं रोज़गार के बीच में और एक्सप्लॉयटेशन के बीच में? हम केवल जानवरों के एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दोनों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो गरीब मजबूर आदमी भी जिसके पास शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, और इस सवाल को आप ज़रूर अपने आप से पूछें कि उनके पास शिक्षा क्यों नहीं है। तो इसमें ना एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक की गलती नहीं है, हम सबकी है। और ख़ास तौर पे हम बड़े आसानी से ऐसे उंगलियां उठाते हैं और कह देते हैं कि इनको बदलिए, सरकार को कहिए। हमें बहुत कमेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा कि जाओ और जाके गवर्नमेंट को बोलो बंद कर दें। तो गवर्नमेंट लेवल पर, उस लेवल पर क्या चल रहा है? तो दिविशा, आपने क्या देखा कि वहाँ पर जो नाजी ऑफिशियल्स थे उस लेवल पर क्या चल रहा था? उसको क्या मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रही हूँ जो आज हमारे सिस्टम्स पे चल रहा है? आप कैसे कनेक्ट कर पा रही हो चीज़ों को? तो मैं एक हैना एरेंथ नाम की एक फ़िलासफ़र है, मैं उनको कोट करना चाहूँगी। उन्होंने बोला था कि जो उन्होंने उनसे पूछा गया था, क्योंकि वो भी खुद ज्यू थी, कि आप नफ़रत रखती हैं
या आपको बहुत डर लगता है नाजी जो हुआ था, आप इस पूरी चीज़ को कैसे देखती हैं? तो उन्होंने ये अपने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मैं इस चीज़ को ऐसे देखती हूँ कि ये वो लोग ना कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ विशेष नहीं कर रहे थे, वो लोग वही कर रहे थे जो कि उनको बताया गया था। अगर आप उनसे भी बैठ के बात करेंगे, वो भी एक नॉर्मल इंसान है जिन्हें एक पावर पोजीशन मिली है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उनको बोला गया है कि आप ये कर दीजिए, आप ऐसे लॉज ले आइए या जो भी कुछ बना दीजिए जिससे वहाँ पे लोगों को ले जाके मारा जाएगा। उनको ये टास्क दिया गया है, तो वो एज एन ऑफिशियल, नाजी ऑफिशियल, वो लोग वो टास्क को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारे भी जो देश की ब्यूरोक्रेसी है, इवन नॉट सिर्फ हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी नहीं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हमारे देश के, दुनिया के मिनिस्टर्स जो भी हैं, वो लोग भी मेरली रूल्स फॉलो कर रहे हैं और पॉलिसीज बना रहे हैं। और वो अगर आप उनसे पूछने जाएंगे तो वो लोग यही चीज़ कहेंगे, चाहे उससे डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे उससे कुछ भी हो, पर्यावरण को नुकसान हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप बनाया जा रहा था, यहाँ पे मीट और डेयरी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना बैठते हैं, एक उनका क्यूबिकल होता है, एक ऑफिस होता है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर निकाल देते हैं या पॉलिसी बना देते हैं। उनको उस चीज़ से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे ही नाजी ऑफिशियल्स भी थे जो टॉप लेवल पे थे, वो लोग भी यही कर रहे थे। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, उसकी परमिशंस को उसको परमिशंस ग्रांट की, और वो सिस्टम बन गया जिसको आज हम होलोकॉस्ट बोलते हैं। तो होलोकॉस्ट का मतलब होता है बेसिकली नरसंहार, जैसे कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड, या हत्याकांड को आप होलोकॉस्ट बोल सकते हैं। तो जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, सेम वैसे ही निहत्तों के ऊपर धड़ाधड़ बरसाओ गोलियां, मारो उन्हें जान से, निष्पाप हैं वो, उन्हें कुछ किया नहीं है, उन्हें मारो। तो हम देख रहे हैं कितना ये सारी बातें, ये एक इतनी इंटरेस्टिंग सा मुझे लगा जब मुझे देवेशा ने बताया कि मैं वहाँ पे गई और मैंने ये सब देखा, और मैं तुरंत उसको डॉट्स को कनेक्ट कर पाई कि इंसान बीमार है, इंसान बीमार है और ये कर रहा है। और ये सिर्फ एक लेवल पर नहीं हो रहा है कि सिर्फ जो हम कहते हैं कि टॉप लेवल पर ये हो रहा है, आप वहाँ जाइए, पॉलिसी मेकर्स के पास जाइए, लॉज बनवाइए, लॉज को अमेंड करवाइए, बदलवाइए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबकी गलती है, क्योंकि हम इसके बारे में और जागरूकता हमें है नहीं, पहली बात तो, और हम लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम सब मशरूफ़ हो गए हैं अपने मनोरंजनों में, अपने सुखों में, झूठे सुखों में। तो हम देख नहीं रहे हैं कि हमने देखा, जैसे इस कहानी में भी जो हमने पूरी बात सुनी है, इनकी जो ट्रैवल, एक हमने ये ट्रैवल करके आई थी, इनकी हमने जो बात सुनी पूरी, उसमें था कि इस लेवल से लेके कैसे एसएस गार्ड या फिर जो आप देख रहे हैं स्लॉटर हाउस वर्कर्स हैं, इस लेवल तक, है ना, सब जिम्मेदार थे, इसके सब जिम्मेदार थे। तो कंज्यूमर भी आज की तारीख में उतना ही जिम्मेदार है जितना कि जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सप्लायर। दोनों आप बोलिए कि साथ साथ चल रहा है इनका काम, इनमें से एक भी समझदार होता है तो दूसरा वाला जो होगा वो अपनी जगह से हट जाएगा। तो ये पूरा जो हमने आज किस्सा सुना है, इससे सुन के हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है, क्राइस्पेरेसी या क्रिस्पेरेसी भी बोलते हैं उसको, आप ज़रूर जाके उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसमें एक इंसान जो है वो बताते हैं वो वीगन एक्टिविस्ट क्यों बन गए हैं आज की तारीख में, क्योंकि वो सर्वाइवर रह चुके हैं, इस हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर रह चुके हैं, और इतना सहन किया उन्होंने, इतना दर्द उन्होंने खुद महसूस कर लिया, वो समझे इस बात को, जो मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ वो ही दर्द ये महसूस कर रहे हैं, और ये महसूस ना हो ये लोग, इनका कुछ हम इलाज कर सकें इनके दर्द का, इसीलिए वो वीगन एक्टिविस्ट बन गए। बस वो कहते हैं कि फ़र्क केवल एक ही था कि वहाँ पर जो जूस को मारा जा रहा था और यहाँ जो जानवरों को मारा जा रहा है, उसमें फ़र्क केवल इतना है कि जूस को काट के खाया और खाया नहीं जा रहा था। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से मिलेंगे और
हो सकता है देविशा फिर से एक और कोई अच्छी जगह ट्रैवल करके आए और हम लोगों को फिर से बहुत सारी जानकारी दे। थैंक यू सो मच देविशा। थैंक यू।